अक्सर लोगों को शादी के बाद 1 या 2 साल में ही बच्चा हो जाता है, लेकिन मेरी शादी को 7 साल हो गए थे और मुझे अभी तक बच्चे की खुशी नहीं मिली थी। ऐसा नहीं है कि मैंने इलाज नहीं कराया, इसके लिए कोशिश नहीं की। शहर का यह दौर-दराज का कोई भी डॉक्टर, वैद्य, हकीम ऐसा नहीं था जिसे मैंने दिखाई ना हो। जिसने जैसा बताया मैंने वैसा ही किया। मैंने हर कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। घरेलू टोटकों से लेकर बड़े से बड़ा अस्पताल एक-एक करके सब कुछ ट्राई किया, लेकिन उसके बाद भी मुझे निराशा ही हाथ लगी। हर एक अस्पताल का चक्कर काटा। किसी ने मस्जिद बताया, वहाँ गई। किसी ने दरगाह बताया तो मैं दरगाह गई। किसी ने मंदिर कहा तो मैं मंदिर गई। लेकिन फिर भी मुझे बच्चे की खुशी नहीं मिली। बच्चे के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार थी। किसी बात की कोई कमी भी नहीं थी। सब यही कहते थे कि जब ऊपर वाले का हुक्म होगा तो बच्चा हो जाएगा। लेकिन अभी तक हमें बच्चे की खुशी नहीं मिला। मेरे घर में मेरे सास-ससुर कोई भी नहीं था। मेरा बस एक पति ही था और एक छोटा देवर था। देवर भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए बाहर शहर में गया हुआ था और कभी-कभी वह घर पर आ जाया करता था। इसलिए ससुराल में तो मुझे ताने नहीं सुनने को मिलते थे, लेकिन फिर भी बच्चा तो सबको चाहिए होता है। एक रोज़ मेरा पति जब काम से घर आया, वह काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था। आते ही सीधा कमरे में आ गया और अलमारी में कुछ ढूंढने लगा। मैंने पूछने की कोशिश की तो मुझे कहने लगा कि सबके सोने के बाद मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। उस दिन क्योंकि घर में कुछ मेहमान आए हुए थे, क्योंकि मेरा देवर अपनी पढ़ाई पूरी करके घर आ चुका था और इस खुशी में हमने घर में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था और सारे मेहमान इसीलिए हमारे घर पे आए हुए थे। मैं खामोश हो गई, लेकिन पति का इशारा मैं समझ ना सकी कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे देखकर मैं खुश हो जाती। मुझे लगा शायद कोई सरप्राइज गिफ्ट होगा। मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। दुनिया की हर सहूलियत मेरे घर में थी। बस ज़रूरत थी तो एक बच्चे की, जो कि शादी के 7 साल बाद भी मुझे नहीं मिल पाई थी। डॉक्टर हमेशा एक ही बात कहते थे कि ऊपर वाले की तरफ से देर है। इस वजह से पति भी काफ़ी परेशान रहता था। मगर आज उन्हें खुश देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि आज उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे उसको कोई बहुत बड़ी दौलत मिल गई हो। और यह तो मैं भी जानती थी कि मेरे और मेरे पति के लिए सारी दौलत सिर्फ एक बच्चा ही है। अब मैं सबके सोने का बेचैनी से इंतज़ार करने लगी। आखिर ऐसा भी मेरा पति मुझे क्या दिखाना चाहता था। और जब सब सो गए, मेरे पति मुझे लेकर अपने कमरे में आ गए और मुझे बिठाते हुए मेरे सामने ही बैठ गए। मुझसे कहने लगे, आज जो चीज़ मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ, वह देखकर और उसके बारे में सुनकर तुम खुशी से पागल हो जाओगी। इस वक्त उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी थी। मुझे बेचैनी सी होने लगी। मेरा दिल चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी मुझे वह चीज़ दिख जाए, क्योंकि बच्चे की खुशखबरी का तो दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। और अगर कोई गिफ्ट था तो उनके चेहरे पर इतनी खुशी क्यों। केशव उठकर अलमारी की तरफ चल पड़े। मैं भी हैरान होते हुए उसी तरफ देखने लगी। कुछ देर बाद वह वापस से मेरे पास आए और मेरे करीब बैठते हुए मेरे हाथ में एक पैकेट दे दिया। मैं नासमझी से उनको देखने लगी तो वह बोले, इसमें एक ऐसी चीज़ है जिससे कि तुम बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओगी। मुझे लगा मैंने गलत सुना है, लेकिन जब उन्होंने मुस्कुराते हुए हमें सिर हिलाया तो पति की बात सुनकर पहले तो मैं हैरान हुई और फिर खुश हो गई, क्योंकि 7 साल तक मैंने कोई दवा या कोई दुआ नहीं छोड़ी थी जो बच्चे के लिए हो। ऐसी कोई दवा नहीं थी जो मैंने नहीं खाई हो। मुझे लगा शायद यह भी कोई दवा ही लेकर आए हैं, इसके इस्तेमाल से हमें बच्चे मिल सकते हैं। खुशी के मारे मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इस बार मेरे पति के लहजे में बहुत कॉन्फिडेंस था
और उनकी वजह से मुझे भी यकीन हो गया कि शायद यह दवाई असर करेगी। मैं बेसब्री से उस पैकेट को खोली, मगर उसमें मौजूद चीज़ को देखकर मैं एक पल के लिए हैरान हो गई और फिर मैं हैरत से केशव को देखी। अब उसे पूछा, क्या मजाक है? मुझे लगा शायद केशव ने मेरे साथ कोई मजाक किया था, क्योंकि ऐसा तो सिर्फ मजाक ही हो सकता है। कुछ पल पहले मिली खुशी अफसोस में बदल गई थी। अगर यह मजाक था तो नियमित ही बहुत ही बड़ा घटिया मजाक था। बच्चों के मामले में बेहद परेशान थी, क्योंकि इन 7 सालों में मैंने लोगों के मुंह से बहुत कुछ सुना था। कोई कहता था कि तुम बांझ हो और इसी वजह से नई शादीशुदा औरतों या फिर प्रेग्नेंट औरतों मेरे साये से भी दूर रहती थीं, जैसे मैं कोई अछूत हूँ या फिर बच्चा ना होने में मेरा कोई अपना स्वार्थ है। और अक्सर तो यह भी कहा जाता था कि मैं जानबूझकर बच्चा पैदा नहीं कर रही। अगर मैं किसी फंक्शन में चली जाती और किसी के बच्चे को अचानक से मुझे प्यार आने लगता और मैं उसे प्यार करने लगती, तो उसकी माँ फ़ौरन मेरे हाथ से उसे ऐसे छीन ले जाती जैसे मैं कोई चुड़ैल हूँ और उस बच्चे को खा जाऊंगी। मैं बस एक ममता को तरसे हुए औरत थी, बस अपने बच्चों को सीने से लगाकर उसे एहसास को पूरा करना चाहती थी। लोगों ने तो जो किया सो किया था, लेकिन केशव, उसने तो आज तक मेरे साथ दिया था, तभी मुझे बाँझ होने का ताना तक नहीं दिया जाता था। दूसरी शादी की धमकी भी नहीं दी थी, बल्कि वह तो हर जगह मेरी ढाल बन के खड़े रहते थे। मुझे बस एक केशव पर ही भरोसा था, जो आज टूट चुका था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे तो वह मुझे यूं अपनी तरफ देखता पाकर केशव बोला, यह वही चीज़ है जो तुम्हें प्रेग्नेंट करेगी। मैंने एक बार फिर से उस पैकेट में रखे हुए कपड़े पर ध्यान दिया और उसे खोलकर देखने लगी। वह काले रंग का एक कपड़ा था, उसके अलावा इस पैकेट में और कुछ भी नहीं था। मेरा दिल बुरी तरह से टूट गया और मुझे लगा कि बस आज केशव ने भी मर्द होने का सबूत दे ही दिया। शायद वह भी मेरे बाँझ होने का मजाक बना रहा है। केशव ने मेरे हाथ से कपड़ा लेकर कहा कि यह वही चीज़ है जो तुम्हें प्रेग्नेंट कर सकती है। इसे खास तरीके से जड़ी बूटी का रस डालकर तैयार किया गया है और अगर कोई भी बाँझ औरत गीला कपड़ा अपने पेट पर रख कर सो जाए तो वह प्रेग्नेंट हो जाती है। बस तुम इसे गीला करके रखो और खामोशी से लेट जाओ ताकि अपना असर दिखा सके। मैंने कहा, बस भी करो, सब लोग ने मेरा कम मजाक बनाया है जो तुम अब मेरा मजाक बना रहे हो। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा कि मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन केशव की ऐसी बात का मुझे किसी भी तरीके से यकीन नहीं आ रहा था। आखिर एक काला कपड़ा किसी औरत को प्रेग्नेंट कैसे कर सकता है? मगर मैं अपने पति केशव की मर्जी के आगे मजबूर थी, क्योंकि उनकी जिद जहाँ इतना कुछ आजमाया है, एक दफ़ा इस कपड़े को भी ट्राई करके देखना चाहिए। केशव ने मुझे इसके इस्तेमाल करने का तरीका बताया और हर हाल में करने को कहा। यह सुनकर मैं भी जल्दी से राज़ी हो गई। तभी केशव का कॉल आया और वह फ़ोन पर बात करते हुए वहाँ से बाहर चले गए। मुझे तो 100% यकीन था कि मैं इस कपड़े से कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। आखिर मैं एक पढ़ी लिखी थी, जिसका ऐसे फिजूल की बातों पर यकीन करना भी नामुमकिन नहीं था। मगर पति को नाराज़ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वही तो एक थे जो मेरे हर सुख दुख के साथी थे। वह नाराज़ हो जाते तो शायद इस दुनिया में मेरा जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाता। इसलिए मैं कपड़ा गीला की और अपने पेट पर रख के लेट गई। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि कपड़ा मेरे अंदर घुसा जा रहा है, तो खौफ के मारे मुझे अजीब से लगने लगा। कभी सचमुच में इस कपड़े में कुछ खास तो नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। यह सिर्फ एक कपड़ा ही तो है। लेकिन जल्द ही मेरा पूरा जिस्म पसीने से भीग गया। मुझे नींद आ रही थी और ना जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। सुबह जब आंख खुली तो मेरे पेट पर कपड़ा मौजूद नहीं था। मेरे पूरे जिस्म अजीब सा दर्द हो रहा था। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था
जब मैं अपनी आँखों को पूरा खोलकर देखा तो सामने सोफे के पास मेरा 18 साल का देवर इस कपड़े को हाथ में पकड़ के खड़ा था। मुझे जगता हुआ देखकर उसके चेहरे पर चिंता छा गई। फिर वह बोला, भाभी मैं आपको जगाने ही आया था। भाई तो कब का ऑफिस जा चुके हैं। बाकी घर में जो मेहमान हैं वह भी उठ चुके हैं और आपका सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। वह घबराया हुआ लग रहा था कि उससे पहले देवर कभी भी ऐसे मेरे कमरे में नहीं आया था। मेरे देवर की बात सुनी और फिर भारी कदमों से बाहर उठकर चली आई। मुझे अजीब सी बेचैनी ने जकड़ लिया था। किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। बस हर वक्त सर भारी से लग रहा था। 2 दिन ही गुजरे थे कि मेरी तबीयत खराब होने लगी और फिर शाम को केशव घर आए तो उनके साथ मैं डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया। रात को मुझे नींद की दवाई की वजह से नींद में रखा गया। मेरे बहुत सारे टेस्ट भी कराए गए। हालांकि मैं कोई ऐसी बीमारी नहीं थी कि मुझे एडमिट कराना पड़े। मुझे हैरानी तब हुई जब अगले रोज़ मेरी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी हालत में यह सब कुछ नॉर्मल है, आप माँ बनने वाली हैं। मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना है। एक कपड़े में ऐसा कौन सा जादू था कि मैं 2 दिन में ही प्रेग्नेंट हो गई। यह सुनकर मैं बहुत खुश थी, मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर यह हुआ कैसे। शायद यह कोई ख्वाब है, क्योंकि जिस खबर को सुनने का इंतज़ार मैं पिछले 7 साल से कर रही थी, वह खुशी हमें ऐसे मिलेगी यह तो मुझे मालूम ही नहीं था। और इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो यह थी कि इन दिनों मेरे पति ने मुझे छुआ तक नहीं था। तो फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? मैं अपनी हैरानी और परेशानी की वजह से इस खुशी को ख़राब नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने अपने दिमाग को झटक दिया और सीधा घर के लिए निकल गई। घर जाकर केशव ने देवर को यह खुशखबरी सुनाई, मगर ना जाने क्यों वह यह बात सुनकर खुश होने के बजाय अपसेट हो गया। उसके चेहरे पर अजीब सी नाराज़गी आ गई, जिसे मैं अच्छे से नोटिस किया। मुझे यह देखकर अजीब लगा। मैंने सोचा कि आज तक वह घर का बच्चा बना रहा है और उसको बहुत अहमियत दी गई थी। एक नए बच्चे के आने की खबर शायद इसके लिए खुशी की खबर नहीं थी। वह सोच रहा होगा शायद उसकी अहमियत अब कम हो जाएगी। दिन यूं ही गुजरते रहे। इन दिनों केशव भी मेरा बहुत ख्याल रखने लगे थे और वह सब कुछ भूलकर इस खुशी को दिल से महसूस कर रहे थे। मैं भी उनके साथ दे रही थी। धीरे धीरे मुझे कहीं से अफवाह सुनने को मिली, जिसे जानकर मैं थोड़ी हैरान भी हुई कि ऐसे लाल कपड़े से सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि अब तक 50 औरतें प्रेग्नेंट हो चुकी थी, जिसमें मैं भी शामिल थी। हमारे इलाके में एक दुकान बेहद मशहूर हो चुका था, जहां ऐसा लाल कपड़ा मिला करता था जिसे औरतें फ़ौरन प्रेग्नेंट हो जाया करती थीं। इत्तेफाक से मेरा देवर उसी दुकान पर काम करता था जहां पर यह लाल कपड़ा बिकता था। मेरे मोहल्ले में जिस भी औरत को चाहिए होता तो मेरा देवर ही उन्हें लाकर देता था। एक रोज़ मेरा दिल चाहा कि मैं उससे पूछ लूं कि आखिर वह लोग ऐसी क्या जादू करते हैं इस कपड़े पर जो औरतें फ़ौरन प्रेग्नेंट हो जाती है। मगर मैं अब जब से प्रेग्नेंट हुई थी, मेरा देवर तो मुझसे बात भी नहीं करना पसंद करता था और फिर वह तो एक बच्चा ही था। उसे ऐसी बात करते हुए मुझे भी शर्म आती थी। मुझे प्रेग्नेंट हुए 4 महीने हो गए थे। अचानक एक ऐसा हादसा पेश आया जिसमें मेरी रातों की नींद छिन गई थी। उस शाम मैं किचन में थी कि मेरा पति हैरान परेशान घर आया और मेरे देवर को छुपाने के लिए कह दिया। वह घबराते हुए देवर को अलमारी में छुपा रहा था और साथ ही साथ कह रहा था कि कुछ भी हो जाए तुम बाहर मत आना। मैं वहाँ खड़ी लगातार वजह पूछ रही थी, मगर वह कुछ भी नहीं बता रहा था। तभी अचानक पुलिस हमारे घर आ गई और मेरे पति केशव को पकड़ के अपने साथ ले गई। मैं वजह पूछती रही, उसके आगे हाथ जोड़ती रही, मगर किसी को हम पर रहम न आया। मेरे पति ने अपने आप को छुड़ाने की भी कोशिश नहीं की। पुलिस चली गई तो मैंने रोते हुए देवर को बाहर निकाला
मुझे उस पर शक हो रहा था। न जाने उसने ऐसा क्या किया था जिसे केशव ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। मैंने रोते हुए देवर को थप्पड़ मारा और कहा कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हारी वजह से मेरे मासूम पति केशव को पुलिस ले गई। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? इतनी सी उम्र में तुमने पुलिस को अपने पीछे लगा लिया। कुछ शर्म लिहाज है भी या नहीं? फिर सब बेचकर खा गए। देवर मुझे खूंखार नज़रों से देखने लगा और फिर गुस्से से बोला, जाकर अपने पति से ही पूछ लो कि मैंने क्या किया है, या फिर सब कुछ उन्होंने ही किया है। मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता और मेरे मुंह मत लगा करो। अपने काम से काम रखो। उसका लहजा ऐसा कभी नहीं था, मानो मुझे मार ही डालेगा। उसने कभी मुझसे इस तरह बात नहीं की थी। न जाने कौन सा गलत काम करने लगा था जिस वजह से तमीज़ सारी खत्म कर बैठा था। मुझ पर तो कयामत तोड़ पड़ा था। हर हाल में मैं अपने पति को वापस लाना चाहती थी। अगले दिन मुझे जो खबर सुनने को मिली उसे सुनकर तो मैं सांस लेना ही भूल गई। उस लाल कपड़े की दुकान पर काम करने वाले लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर रही थी क्योंकि वह दुकानदार कपड़े में बेहोशी की दवाई मिलाता था। इस कपड़े को गीला करके औरतें बेहोश हो जाती थीं। फिर उनके साथ ना जाने ऐसा क्या होता था कि वह कुछ दिनों में ही प्रेग्नेंट हो जाती थी। दिमाग सोच सोच कर फटने लगा था। मुझे मेरे देवर पर शक हुआ। केशव ने बताया था कि दुकान पर सिर्फ 2 ही लोग काम करते थे, एक मालिक और दूसरा मेरा देवर। जैसे मैं मासूम बच्चा समझ रही थी, वह उन औरतों के साथ इससे आगे सोचकर ही मेरी रूह कांप रही थी। मैं ज़मीन पर बैठकर रोने लगी कि देवर ने अगर कुछ किया था तो पुलिस केशव को क्यों लेकर गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह अपने पति को बेगुनाह साबित करूं। तभी दरवाज़ा खुला और मेरा देवर घर के अंदर आया। उसके हाथ में एक बैग था जिसको वह छुपाने की कोशिश कर रहा था। तेज तेज भागते हुए अपने कमरे की तरफ जा रहा था। मैं समझ गई कि ज़रूर इसमें उसके खिलाफ कुछ ऐसी मौजूद है जो अगर मैं हासिल कर लूँ तो मेरे पति बेगुनाह साबित हो जाएंगे। मैं उसके कमरे की खिड़की की तरफ आ गई। थोड़ी सी खिड़की खोलकर देखा तो मेरा देवर वह बैग अलमारी में छुपा रहा था। उसने अलमारी बंद कर दी और उसे लॉक करके चाबी एक दराज में रख दिया। अब जैसे ही रात हुई मेरा देवर गहरी नींद में सो गया। मैं उसके कमरे में आ गई। मैं चुपके से वह बैग उसकी अलमारी से निकाला और उसके कमरे से बाहर आ गई। मैं अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। जब मैं वह बैग खोली तो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसमें बहुत से टेस्ट ट्यूब भी रखी थी। मैं सुबह होते ही वह सारी टेस्ट ट्यूब एक लाइब्रेरी में लेकर गई। जब उसकी जांच पड़ताल कराई तो मेरे होश उड़ गए कि ऐसा भी हो सकता है। यह मैंने कभी सोचा तक नहीं था। लेकिन अपने शक को पुख्ता करने के लिए जब मैं अपना और औरतों का टेस्ट ट्यूब कराया तो रिपोर्ट सामने आई। तकरीबन 50 औरतों के अंदर मेरे देवर के बच्चे पल रहे थे और वह जिनको मैं बच्चा समझ रही थी वह तो ना जाने कब से यह सब कुछ कर रहा था। मोहल्ले की वह लेडी डॉक्टर जिसने मुझे एक रात के लिए अस्पताल में रखा था वह भी इस काम में शामिल थी क्योंकि सब औरतें उसी के पास जाती थी, क्योंकि उस दुकान के कपड़े के साथ साथ उस डॉक्टर का कार्ड भी दिखाया जाता था। और यह सब मेरे देवर ने पुलिस को बताया क्योंकि मैंने वह तमाम सबूत पुलिस के हवाले कर दिया ताकि मैं अपने पति को बेगुनाह साबित कर सकूं। मुझे अफसोस इस वक्त हुआ जब मुझे पता चला कि मेरा पति भी इस काम में मिला हुआ था। जब उस डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया तो पता चला कि यह सब रायता उसी का फैलाया हुआ है। वह कोई डॉक्टर नहीं था बल्कि एक साइंटिस्ट है और उसने ही मेरे देवर पर पहले एक्सपेरिमेंट किया और कामयाबी के बाद ही उसने यह प्लान बनाया था क्योंकि ज़्यादातर बाज़ औरतें ही वह कपड़ा लाखों का खरीदती थी और उसकी मजबूरी का यह सब लोग फ़ायदा उठाते थे और आमदनी आधी आधी कर ली जाती थी।
इनका तरीका यह था कि औरतों को कपड़े से बेहोश किया जाता था और ऐसी दवा उन्हें सुंघाई जाती जिससे उन्हें चक्कर आते, तबीयत खराब होने लगती। ऐसी तमाम दवाइयाँ उन कपड़े पर लगाई जाती थी और जब यह लेडीज डॉक्टर के पास जाती तो वह एक अस्पताल में एडमिट करके टेस्ट ट्यूब बेबी का काम करती और अगली सुबह ही रिपोर्ट में वही दिखा देती कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। हम बेवकूफ़ बच्चों की तरसे औरतें इस कपड़े को क़यामती कपड़ा समझ बैठती थीं और ख़ुद को बर्बाद कर लिया करती थीं। और मुझे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद मैं कैसे इन सब पे विश्वास कर सकती हूँ। लेकिन सच कहते हैं, माल और बच्चा दोनों का मामला सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।